दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने अंतरिक्ष मिशन को लेकर लगातार सफलता हासिल करता जा रहा है। इसरो की ताकत के आगे दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां भी मानती हैं कि वो किसी से कम नहीं है। यही कारण है कि बड़े बड़े देश अपने मध्यम और छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए इसरो से ही संपर्क करते हैं। इस क्षमता का इसरो व्यावसायिक रूप से दोहन भी कर रहा है। इसी कड़ी में इसरो द्वारा निर्मित एक भारतीय संचार उपग्रह GSAT-24 को फ्रेंच गुयाना के कोरू से 22 जून को प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की कंपनी GSAT-24 उपग्रह मिशन को अपने पहले डिमांड ड्रिवन मिशन पोस्ट के रूप में काम शुरू कर रही है। NSR अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की एक कंपनी है। वहीं GSAT-24 की लॉन्चिंग को लेकर इसरो ने कहा है कि GSAT-24 एक 24 KU बैंड संचार उपग्रह है, जिसका वजन 4180 किलो है और ये DTS जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कवरेज मुहैया करा सकता है। NSIL ने उपग्रह की पूरी क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी हुई है। असेंबली, एकीकरण और पर्यावरण परीक्षण पूरा करने के बाद GSAT-24 को प्री शिपमेंट रिव्यू समिति द्वारा 2 मई को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद 18 मई को उपग्रह और उसके सहायक उपकरण को C-17 ग्लोब मास्टर पर सवार होकर फ्रेंच गुयाना के कोरू भेजा गया। फिलहाल ये उपग्रह फ्रेंच गुयाना में प्रदर्शन जांच से गुजर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि GSAT-24 उपग्रह टाटा प्ले के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसे डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH सेवाओं के लिए बनाया गया है। ये उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को पूरी तरह से समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह है। एरियन स्पेस ने अपनी वेबसाइट में कहा कि NSIL ने अपनी दूर संचार उपग्रह GSAT-24 को लॉन्च करने और GTO कक्षा में स्थापित करने के लिए एरियन स्पेस को चुना है। पहले इस उपग्रह को इस साल की पहली तिमाही जनवरी से मार्च के बीच प्रक्षेपित किया जाना था। ये 25वां भारतीय उपग्रह होगा, जिसे एरियन स्पेस की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये दोनों कंपनियों के बीच मजबूत साझेदारी का परिचायक है। इस उपग्रह को जनवरी और मार्च 2022 के बीच प्रक्षेपण करने के लिए निर्धारित किया गया था। एरियन स्पेस के CEO स्टीफन इजराइल ने कहा कि ये प्रक्षेपण इसरो और एरियन स्पेस की लंबी साझेदारी के क्रम में एक नया मील का पत्थर है। इसरो के साथ की साझेदारी 1981 में तब शुरू हुई थी, जब एरियन 1 के एप्पल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। हम इस नए प्रक्षेपण को लेकर बेहद उत्साहित हैं। दोनों ही कंपनियों के बीच दोहरी साझेदारी है। कई यूरोपीय उपग्रहों को भारतीय प्रक्षेपण यानों की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है। पिछले कुछ सालों में भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। अब वो इस क्षमता का व्यावसायिक रूप से दोहन भी कर रहा है। व्यावसायिक रूप से भारत की अंतरिक्ष क्षमता का दोहन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया है। इससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को तो मदद मिली ही है, साथ ही देश को भी काफी फायदा हुआ है। NSIL इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की व्यावसायिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कहा था कि वो कामकाज बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस दौरान वो करीब 300 अतिरिक्त लोगों की भर्ती करेगा। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जी नारायणन ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि NSIL इक्विटी और कर्ज के जरिए सालाना 2,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। वहीं NSIL के अलावा इसरो की वेबसाइट शाखा एंट्रिक्स भी अब तक काम करता आ रहा है। इससे पहले IANS से बात करते हुए अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा था कि NSIL इसरो द्वारा बनाए गए 3 संचार उपग्रहों GSAT-20, GSAT-22, GSAT-24 का अधिग्रहण करेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो द्वारा बनाए गए उपग्रहों को खरीदने के अलावा संपत्ति पट्टे पर भी ले सकता है। इसरो के अन्य उपग्रहों को NSIL को स्थानांतरित करने के बारे में पूछे जाने पर सिवन ने कहा था, हम पट्टे के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण के बारे में सोच रहे हैं। इस संबंध में कुछ योजनाएं हैं। इसके साथ ही भारतीय समूह समर्थित वनवेब ने भारत में अपना उपग्रह लॉन्च करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। NSIL के साथ आशय पत्र के माध्यम से वनवेब के उपग्रहों को भारत में 2022 से लॉन्च करने के लिए संभावित मंच के रूप में भारतीय निर्मित PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और भारी GSLV मार्क 3 का उपयोग करने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, वनवेब ISPA के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो भारत में अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों की सामूहिक आवाज बनने का प्रयास करता है और भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए हितधारकों के साथ काम करेगा।
कंपनी 648 एलईओ उपग्रहों के अपने प्रारंभिक समूह का निर्माण कर रही है और पहले ही 322 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर चुकी है। वनवेब का कहना है कि इसरो ने जबरदस्त लॉन्च क्षमताओं का निर्माण किया है और भारत सफल प्रक्षेपणों का इतिहास रखने वाले देशों के चुनिंदा समूह का हिस्सा है। वनवेब पृथ्वी, महासागरों और आकाश में ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रयास के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए इसरो के सफल मंचों का उपयोग करने को लेकर उत्साहित है। दोस्तों, भारत लगातार अंतरिक्ष मिशन में कामयाबी हासिल करता जा रहा है। इस कामयाबी को लेकर भारत सरकार का कहना है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही नई अंतरिक्ष नीति पेश करेगी। इस नीति के तहत भारत में भी स्पेसएक्स जैसी कंपनियां शुरू हो सकेंगी। स्पेसएक्स 2002 में एलन मस्क द्वारा स्थापित एक निजी अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है जो उन्नत रॉकेट और अंतरिक्ष यान का डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण करती है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा है कि इस नीति के तहत भारत में भी स्पेसएक्स जैसी कंपनियां शुरू करने की कवायद शुरू की जा रही है, जिससे भारत और नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। सूद ने कहा कि इस बारे में परामर्श हो चुका है। अंतरिक्ष नीति का अंतिम संस्करण जल्द ही अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष नीति पर काम चल रहा है, हम इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की निचली कक्षा के उपग्रहों की नई तकनीक पर काम चल रहा है। ये एक कम लागत वाला खेल है। सूद ने यह भी कहा कि एलईओ में बड़ी संख्या में उपग्रह हैं, इससे अंतरिक्ष क्षेत्र बदल जाएगा। फिलहाल इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन नहीं किया है। 2022 में अंतरिक्ष क्षेत्र देख रहा है कि 1990 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने क्या अनुभव किया था। उन्होंने कहा कि मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की भी सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के निजी क्षेत्र के लिए खुलने से कृषि, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, ई-कॉमर्स अनुप्रयोगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए समर्पित उपग्रह प्रक्षेपित हो सकेंगे। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि 2040 तक वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का विस्तार $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2% है। लिहाजा ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के लिए भारत एक नए खिलाड़ी जैसा जरूर है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने टेक्नोलॉजी को लेकर जो विस्तार किया है वो इसे विश्व के अग्रणी स्पेस एजेंसियों में से एक बनाता है। इस साल इसरो गगनयान मिशन पूरा करने वाला है। गगनयान मिशन के अलावा इसरो ने समुद्र में भी खोज करनी शुरू कर दी है और अगले कुछ सालों में भारत की टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष के अलावा समुद्र में भी ग्लोबल होगी। इसमें एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम समुद्रयान है। इसके साथ ही इसरो आदित्य मिशन की शुरुआत भी करने वाला है। इसरो का ये एक सोलर मिशन है जिसका पूरा नाम आदित्य सोलर मिशन है। अपने इस मिशन के तहत इसरो अपने रॉकेट को सूर्य के वायुमंडल में भेजने की कोशिश करेगा और इसरो रॉकेट के जरिए अपने सैटेलाइट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के वायुमंडल में भेजेगा। इसरो अगर अपने इन सभी मिशन से कामयाब हो जाता है तो अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की धमक न सिर्फ और ज्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि सारी दुनिया भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के आगे नतमस्तक हो जाएगी।